चैप्टर नंबर 4 एसपी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला, डैश इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी which contains the aims and objectives of the company, memorandum of association, articles of association or prospectus. Now memorandum of association में object clause रहता है, article of association तो rules and regulations for the internal management of the company है, prospectus तो shares के टाइम में यूज किया जाता है। दूसरा, dash describes the relationship between company and outsiders, memorandum of association, articles of association और prospectus. prospectus outsiders के टाइम में पब्लिक के लिए इश्यू होता है जब शेयर्स के लिए लोग सब्सक्राइब करें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो द करेक्ट आंसर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप बताता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनसाइडर्स के साथ जो कि शेयर होल्डर है, और प्रोस्पेक्टस जिन लोग को शेयर्स खरीदना है उसके लिए इश्यू किया जाता है। थर्ड, द डैश क्लॉज describes the range of activities a company can undertake, name, capital या object. So object clause बताता है रेंज ऑफ एक्टिविटीज, नेम क्लॉज तो कंपनी का नाम बताता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी रहा तो एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कैपिटल क्लॉज रकम बताता है जिस रकम से शुरू हुई है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 15,000 करोड़ रुपए से रजिस्टर्ड है तो उनका कैपिटल लॉस में है, बट उनका ऑब्जेक्ट लॉस में मेन ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है। कोट, एनी एक्ट डन बाय द कंपनी beyond the powers of memorandum is called as doctrine of indoor management, ultra virus chemist statement. ultra virus मतलब outside the scope of doctrine of indoor management तो बेसिकली बात करता है जो तुमने जैसे कंपनी के साथ डील किया है तो इंटरनल प्रोसीजर की बात करता है, और मिस स्टेटमेंट तो प्रोस्पेक्टस में कुछ गलती हुई है उसकी बात करता है। फिफ्थ, डैश एक्ट्स आर वॉइड और लीगली इनइफेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेन ऑब्जेक्ट और अल्ट्रा वायरस। अभी इनइफेक्टिव लीगली इनइफेक्टिव है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है अल्ट्रा वायरस। ऑब्जेक्ट क्लॉज तो कंपनी क्या काम करना चाहती है वो बताता है, और मेन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट और इंसिडेंटल और एंग्लरी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन वॉइड और इलीगल इनइफेक्टिव मतलब अल्ट्रा वायरस विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायरस मतलब पावर्स, ठीक है ना। 6, dash clause contains the details of liability of the members, name, liability और object. नेम क्लॉज तो कंपनी का नाम बताता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का उद्देश्य बताता है। लायबिलिटी में 3 प्रकार होगा, लिमिटेड बाय शेयर होगा, या तो लिमिटेड बाय गारंटी होगा, या तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, तो वो लायबिलिटी क्लॉज बताता है। नंबर 7, डैश क्लॉज स्टेट्स द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विद विच the company is registered, liability, object या capital. कैपिटल लॉस बताता है कि कितना ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रिलायंस का ऑथराइज कैपिटल है 15,000 करोड़, ठीक है। लायबिलिटी क्लॉज तो लायबिलिटी की बात करता है और ऑब्जेक्ट क्लॉज उद्देश्य की बात करता है, करेक्ट। नेक्स्ट, डैश कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, prospectus, memorandum of association. Article of association rules and regulations for the internal management of the company है, memorandum external लोगों के लिए है, और prospectus shares का application form है। 9th, article establishes the relationship between company and member outsider ROC. outsider तो memorandum of association होगा, ROC के पास तो registration के लिए सबमिट किया जाता है, तो मेंबर के साथ जो रिलेशनशिप है इंटरनल मैनेजमेंट का वो आएगा आर्टिकल्स। नंबर 10, डैश इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो इन्विटेशन टू पब्लिक मतलब प्रोस्पेक्टस है, रजिस्ट्रेशन के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स यूज होता है। फॉर मेकिंग मल्टीपल इश्यू ऑफ शेयर्स विद इन अ ईयर, a company can prepare a dash prospectus, abridged prospectus, shelf prospectus, red herring prospectus. Now याद रखना जो abridged prospectus है वो छोटा रहता है, लेकिन पूरे साल में सेम prospectus लागू हो सकता है, उसको shelf prospectus बोलते हैं। और red herring जब कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं,
आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उस समय जो प्रोस्पेक्टस आजकल लाया जाता है 99% जो प्रोस्पेक्टस लाती है उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। वो मैंने टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डैश इज एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग, शेल्फ या ब्रिज। नाउ क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें दाम जो है कंपनी का वो दो दाम दिया रहता है, 72 to 75, जोमेटो का जो 72 to 76 था, फिर बाद में कंपनी बताती है दाम ओरिजिनल क्या होगा, ठीक है ना। सो थोड़ा इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस रहता है ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्योंकि इसमें दाम फाइनली दिया जाता, लोगों को बोली लगाने के लिए ऑफर दिया जाता है, और फिर 2 से प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के 2 से 3 बार दाम तय होता है। नाउ नंबर ए, कैपिटल क्लॉज। देखो बी में क्या आंसर मैच लग रहा है तुमको? कैपिटल लॉस क्या लग रहा है? नंबर 1 ही है। डिटेल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। नाउ मेमोरेंडम में कैपिटल लॉस का एक और नाम क्या है? ऑथराइज कैपिटल। एक और नाम क्या है? नॉमिनल कैपिटल। और एक नाम क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल। वो बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर। रिलायंस का कैपिटल स्ट्रक्चर 15,000 करोड़ का है, उसमें 2 भाग है, 14,000 करोड़ के इक्विटी शेयर्स है, 1,000 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे 2 प्रकार के शेयर्स का उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्लॉज है मेमोरेंडम रिलायंस का। लायबिलिटी क्लॉज, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेमोरेंडम में जो लायबिलिटी क्लॉज है 3 प्रकार का लायबिलिटी हो सकता है। कौन कौन सा? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी। हर एक कंपनी का मेमोरेंडम में चेक करके पता लग जाएगा लायबिलिटी क्लॉज में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ तीसरा जो एक्ट है या एक्शन है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम, सो तुमको एक एक करके देखना पड़ेगा। सो एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम को क्या बोलेंगे हम? अल्ट्रा वायरस। इसके मैंने केस लॉस भी बताया था, मेरे जो वीडियो है क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसमें भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये बार बार इसलिए रेड हेरिंग आ रहा है कि आज की तारीख में सारे कंपनीज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ही इश्यू करते हैं। इनकम्प्लीट मैंने बताया था कि ये लोग 2 प्राइसिंग देते हैं, उसको प्राइस बैंड बोलते हैं। 72 to 76 इश्यू करने के 2-3 दिन बाद वो लोग फाइनल प्राइस बताते हैं क्या रहेगा, इसलिए इनकम्प्लीट रहता है ये प्रोस्पेक्टस। और आखिर का जो है उसको नाम दिया है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या आएगा? सो यूज फॉर मल्टीपल इश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन यूज फॉर मल्टीपल इश्यू उसका टाइम फ्रेम क्या है? 1 साल का। 1 साल के अंदर मल्टीपल इश्यू के तौर पर यूज किया जा सकता है। सो ये मैच द पेयर्स था। नाउ वन वर्ड, प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी व्हिच स्टेट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें कौन सा क्लॉज बताता है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसको ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलेंगे। उसके 2 भाग कौन से? मेन ऑब्जेक्ट और इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट। जैसे टाटा स्टील का मेन ऑब्जेक्ट सेलिंग स्टील, अदर ऑब्जेक्ट सेलिंग स्क्रैप। डॉक्यूमेंट व्हिच एस्टैब्लिशेस कंपनी रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और विद इनसाइडर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रहा है? और जो डॉक्यूमेंट पब्लिक में लाया जाता है लोगों को बोलने के लिए, शेयर्स खरीदने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस। डॉक्यूमेंट व्हिच स्टेट्स द लिमिट विदिन व्हिच द कंपनी हैज टू ऑपरेट। लिमिट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिमिट दिया है ना। ऑब्जेक्ट क्लॉज किस में आता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज है। नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, करेक्ट। उसमें तुम्हारा जो लिमिट्स है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के दायरे में रहना होगा। डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड, कैपिटल क्लॉज, अभी तो बताया मैंने। कौन सा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट तुम सबमिट करोगे रजिस्ट्रार के पास अलॉन्ग विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्यूमेंट सीरियली नंबर रहता है, इसमें जो 6 क्लॉज रहते हैं ना, सीरियली नंबर रहते हैं। डॉक्यूमेंट विच इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यस, सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर। प्राइमरी डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? Rules and regulations for the internal management of the company. Next, document which contains rules and regulations for internal management.
ये तो हमने तुमको आंसर दे ही दिया। क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या क्या आएगा? कंपनी का शेयर कैपिटल के बारे में आएगा, मीटिंग्स के बारे में आएगा, डायरेक्टर्स के बारे में आएगा, प्रॉफिट के बारे में आएगा, डिविडेंड के बारे में आएगा, बोनस शेयर्स के बारे में आएगा। करीबन 35-40 पेज का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। आगे बढ़ते हैं। टर्म्स यूज फॉर एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। अल्ट्रा वायरस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का दायरे को क्रॉस किया तो उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस। सो एनी एक्ट डन बाय द कंपनी जो कि अल्ट्रा वायरस है मेमोरेंडम का, वो लीगली एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लॉज व्हिच डिस्क्राइब्स द मेन एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी कैन अंडरटेक। ऑब्जेक्ट क्लॉज, मैंने रिलायंस का तुमको बताया था ना, जिसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज बताया था रिलायंस का। सो ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेमोरेंडम में 6 क्लॉज रहते हैं, उसमें नंबर तीसरा क्लॉज कौन सा रहता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। पहला नेम क्लॉज, दूसरा एड्रेस क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा कैपिटल क्लॉज, पांचवा लायबिलिटी क्लॉज, छठवा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। करेक्ट? क्लॉज व्हिच गिव डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, उसको कैपिटल क्लॉज बोलते हैं। कैपिटल क्लॉज को क्या नाम है? ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। रिलायंस का कितना है ऑथराइज्ड कैपिटल? 15,000 करोड़। उसका स्ट्रक्चर क्या है? 14,000 करोड़ का इक्विटी शेयर्स, 1,000 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स। क्लॉज व्हिच डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कौन सा क्लॉज है ये? लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में 3 प्रकार के लायबिलिटी हो सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। रिलायंस का लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स। एप्पल का लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स। Last clause of memorandum which contains name, signature and other details of the subscribers to the memorandum. Subscription clause, उसका एक और नाम क्या है? Association clause। तो ओपीसी रहा तो कितने लोग साइन करेंगे? 1, प्राइवेट लिमिटेड 2, पब्लिक लिमिटेड 7, और एक विटनेस रहेगा जो 7 में से नहीं होना चाहिए, 2 में से नहीं, 1 में से नहीं, अलग इंसान होना चाहिए। ठीक है? Document which establish relationship between a company and its members, article of association। तो it is a डॉक्यूमेंट जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है और रिलेशनशिप बताता है विद दैट ऑफ मेंबर्स। आउटसाइडर्स रहा तो कौन सा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इनसाइडर है तो क्या है? आर्टिकल। शेयर होल्डर तो इनसाइडर है ना, मालिक है कंपनी के। डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द कंपनी इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। सो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी पब्लिक में लाती है, जिसको भर के लोग अप्लाई करते हैं, जिससे शेयर्स मिलने की ताकत या क्षमता बढ़ जाती है। प्रोस्पेक्टस अटैच विद एवरी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। सो हर शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक एवरेज प्रोस्पेक्टस रहता है, छोटा रहता है 10-15 पेज का। और शेल प्रोस्पेक्टस कम से कम अपने देखा था ना, 500-1000 पेज का था शेल प्रोस्पेक्टस। ये रहा नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस यूज्ड फॉर मल्टीपल इश्यू ऑफ शेयर्स। कौन सा? शेल 1000 पेज का था जो अपन ने गूगल का देखा था। सो शेल प्रोस्पेक्टस काफी बड़ा रहता है, क्योंकि एक साल में बार-बार प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ बदलाव हुआ कंपनी में तो एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इट इज एन इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग, हेरिंग का स्पेलिंग HEAR मत लिखना, वो कान का हो गया, HERRING बोलेंगे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, this prospectus does not contain information about quantum of shares to be issued or the price at which shares will be issued। सिंपल सा है, आजकल को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है। सुले विनेयार्ड्स जो नासिक का या इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकिंग कंपनी है, सुला विनेयार्ड, बराबर है? इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नवंबर में वो शेयर्स बाजार में लाने वाली है। नॉर्मली वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लाएगी, उसमें ये इंफॉर्मेशन क्वांटम और शेयर्स का दाम तय नहीं होगा, बोली लगाई जाएगी और फिर बाद में वो लोग प्राइस तय करेंगे। उसमें जो प्रोस्पेक्टस वो लोग लाएंगे उसको क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। जोमेटो आया था ना, जोमेटो, फिर बर्गर किंग, पतंजलि, ये सब लोगों ने क्या लाया था? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यस, ये दोनों डॉक्यूमेंट किसके पास सबमिट करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार। फिर रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने चैप्टर नंबर 3 में भी ये सब डिटेल्स देखा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब्स द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। बोलो, सी, कंपनी का नेचर में क्या आएगा? नेम, एड्रेस, कैपिटल, लायबिलिटी, एसोसिएशन मतलब सब्सक्रिप्शन, ये सब चीज आएगा। तो कैरेक्टर की बात करता है। मेमोरेंडम एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। फॉल्स। ट्रू आंसर क्या है?
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी और मेंबर्स का रिलेशनशिप बताता है। एनी एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायरस। ट्रू, ठीक है ना। मेमोरेंडम के दायरे के बाद सब अल्ट्रा वायरस। उसमें और मैं 3 शब्द जोड़ता हूं, एब इनिशियो, एब इन इशो, इनिशियो, ठीक है, मतलब इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो कि लीगल नहीं है शुरुआत से, एब इनिशियो। अल्ट्रा वायरस मतलब मेमोरेंडम के बाद तुमने काम किया तो लीगली वैलिड नहीं होगा, शुरुआत से, एब इनिशियो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन हैव प्रोविजंस व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स द मेमोरेंडम। भाई तुम कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो? इनफैक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 2 चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती, मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट 2013। मेमोरेंडम किसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता? कंपनीज एक्ट 2013। मेमोरेंडम डिड नॉट हैव अ लायबिलिटी क्लॉज। उसके बिना मेमोरेंडम कैसा रजिस्टर कैसे करेगा? तुमको बताना पड़ेगा तुम्हारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है क्या, लिमिटेड बाय गारंटी है क्या, लिमिटेड लायबिलिटी है, कंपलसरी तुमको सिंगल लाइन में लिखा रहता है। रिलायंस का जो है ना, द लायबिलिटी ऑफ रिलायंस इज लिमिटेड बाय शेयर, ऐसा आपका सिंगल लाइन का वाक्य रहता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम। ट्रू। मेन डॉक्यूमेंट क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Memorandum contains rules and regulations for the internal management of the company. False. कौन सा डॉक्यूमेंट है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट की बात करता है। Every subscriber who signs the memorandum must also sign the articles. The answer is true. क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम 15 पेज का होता है, उसके 14 पेज का है रिलायंस का, 15वें पेज में सबका सिग्नेचर है। फिर आर्टिकल्स 16 टू अराउंड 49 पेज का है, और फिर वापस सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जो सब्सक्राइबर साइन करेंगे मेमोरेंडम में, वो लोग बोलते हैं कि ये मेमोरेंडम हम सबमिट कर रहे हैं। आर्टिकल साइन करेंगे तो ये हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और एक विटनेस भी साइन करेगा इनके साथ। एंट्रेंस आर्टिकल्स कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड। मैंने बताया था ना कि यदि कंपनी, रेलवे का मैंने केस बताया था जो आउटसाइड द स्कोप का। एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या होता है कि यदि तुमने बोला कि कंपनी, मैंने इसका बताया था, गूगल वेंचर्स का एक केस बताया था मेरे वीडियो में, एंट्रेंचमेंट क्लॉज का जो वीडियो मैंने अलग से बनाया उसमें, कि गूगल वेंचर्स एक कंपनी में 10% शेयर होल्ड करता था, और उस कंपनी ने कर्जा लिया था, लेकिन एंट्रेंचमेंट क्लॉज था। वैसे तो कर्जा लेने के लिए 51% वोट से काफी है, लेकिन एंट्रेंचमेंट क्लॉज से उस कंपनी को, गूगल को पूछना पड़ेगा क्या हम कर्जा लें। एंट्रेंचमेंट क्लॉज सिर्फ 10%, जो माइनॉरिटी में शेयर होल्डर्स है उनको 10% शेयर्स है, जो 10% शेयर है उनको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं, सो उनसे भी पूछना पड़ता है। तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज को तुम बदल नहीं सकते आसानी से, क्योंकि तुम जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है ना, 10% लोग, उनकी ताकत खत्म कर रहे हो। प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी इशूड बाय प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना, कैन बी इशूड बाय प्राइवेट कंपनी। क्यों फॉल्स है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी शेयर्स पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकती, पब्लिक लिमिटेड इश्यू करती है, तो प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओनली पब्लिक कंपनी कैन इश्यू प्रोस्पेक्टस। ट्रू। क्यों? क्योंकि वो लोग पब्लिक में जा रहे हैं पब्लिक से पैसा लेने के लिए। प्राइवेट लिमिटेड तो पब्लिक नहीं जाएगा, तो उनको कोई शेयर्स की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग इट विद आरओसी। सो कायदा यह है, प्रोस्पेक्टस जैसे फाइल करते हैं, 1 साल नहीं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का टाइम 1 साल रहता है। प्रोस्पेक्टस जैसे रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हो, उसके बाद 90 डेज के अंदर शेयर्स बाजार में आ जाना चाहिए। एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी और इट्स ऑफिसर फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। एक्शन मतलब 30,000 से 3 लाख रुपए का फाइन बैठ सकता है, ठीक है ना। मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में मैं बताऊंगा डिटेल में पूरा। Every company has to issue shelf prospectus every time it offers shares to the public. कौन सा प्रोस्पेक्टस पब्लिक को लाएगी? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस does not contain details of price at which shares will be sold by the company. अभी सुला विनेयार्ड जो लाने वाला है शेयर्स, उसमें वो प्राइस, 2 प्राइस बैंड देगा। जैसे जोमेटो ने प्राइस बैंड दिया था 72 टू 76, एग्जैक्ट प्राइस उन्होंने दिया ही नहीं था। फिर लोगों ने जब जोमेटो के शेयर्स खरीदे, बाद में उन्होंने प्राइस तय किया 76 का। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में उनके 2 प्राइस थे, इसको लोअर प्राइस बोलते हैं, इसको हायर प्राइस या सीलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। इस एक्चुअली 12th में डिटेल में इसको फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं और इसको कैप प्राइस बोलते हैं।
लेकिन ये 12th में तो मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ बोलने का तात्पर्य है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दो प्राइस 72 और 76 के बीच में, तुम 73, 74, 75 कितना भी बोल सकते हो खरीदने के लिए। बाद में इश्यू जब खत्म होता है तो फिर जोमेटो ने प्राइस 76 तय किया। लेकिन ये 12th में तो सिर्फ इतना समझो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन द फाइनल प्राइस, द आंसर इज ट्रू। प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के 2-3 दिन बाद जोमेटो अनाउंस करता है। लेटर ऑफ ऑफर इज इश्यूड एट द टाइम ऑफ राइट्स इश्यू। बोलो, राइट्स इश्यू क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देना, क्या हमारे और शेयर्स खरीदेंगे, तो उनको लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है। आजकल ईमेल से आता है, पहले पोस्ट से भेजते थे, अभी ऑनलाइन ईमेल में आएगा। ने फाइंड द ऑड वन, नेम क्लॉज, राइट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्यों? क्योंकि नेम क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हिस्सा है, इसलिए वो ऑड वन है। ठीक है ना? राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, लायबिलिटी क्लॉज। अब राइट्स ऑफ शेयर होल्डर और अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया रहेगा। लायबिलिटी क्लॉज अकेला जो है मेमोरेंडम का क्लॉज है ना। शेल प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों प्रोस्पेक्टस है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम का डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस। द डॉक्यूमेंट व्हिच स्टेट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज। एम्स एंड ऑब्जेक्ट कौन बताता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में डबल एस आएगा, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कौन बताता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Any act done by the company which goes beyond the powers of memorandum of association will be called as ultra virus, ULTRAVIRES। बराबर स्पेलिंग लिखने का, सब आ रहा है, स्पेलिंग गलत नहीं करने का। The document which is subordinate to the memorandum of association is called main document, memorandum, subordinate document, articles of association। आ रहा है समझ में? The document which contains the rules and regulations governing internal management of a company is called article of association। So internal management का article of association, main document memorandum of association, primary document memorandum, secondary document articles। The document issued by the company to invite investors to buy its securities is called as prospectus। issue किया जाता है कि भाई हमारे शेयर्स खरीदो। Now ग्रुप ए, ग्रुप बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ग्रुप ए का क्या आंसर होगा? देखो इनमें से 1, 2, 3, 4 प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। करेक्ट। दूसरा लायबिलिटी क्लॉज, डिटेल्स ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कितने प्रकार के लायबिलिटी होते हैं? 3, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। रिलायंस का लिमिटेड बाय शेयर्स है। कम टू द थर्ड, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। कितने बार आया? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी सुलाविनियर्स जो लाने वाला है नवंबर में, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ही होना चाहिए। उसमें प्राइस के 2 भाग दिए रहेंगे, अनाउंस नहीं किया है। फाइनल प्राइस जब शेयर्स बाजार में लाएगा, प्रोस्पेक्टस लाएगा, उसके 2-3 दिन बाद अनाउंस करेगा। एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। सिंपल का है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और विद आउटसाइडर्स कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Which document contains the aims and objectives of company? The memorandum of association contains the aims and objectives of the company under the object clause। Correct? ऐसे लिखोगे। What does the capital loss describe? पहले तो बोलोगे capital loss describe the authorized capital of the company। Authorized capital is also called as nominal capital or registered capital। The authorized capital of Reliance is 15,000 crores divided into 14,000 crores of equity shares and 1,000 crores of प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर कट डिफाइंड है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज एवरेज प्रोस्पेक्टस इश्यूड? बोलो। इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर मेड बाय अ कंपनी। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो वीडियो देखोगे तो हो जाएगा, है ना। Article of association states the aims and objectives of the company. Memorandum of association
वो क्या बताता है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। कौन से क्लॉज के अंदर, ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसमें दो भाग कौन से होंगे, मेन ऑब्जेक्ट्स और दूसरा इंसिडेंटल और एक्सिलरी ऑब्जेक्ट। Prospectus is subordinate to memorandum of association. Article of association is subordinate to memorandum of association. ठीक है, प्राइमरी कौन सा है, मेमोरेंडम। सबऑर्डिनेट कौन सा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट कहाँ पे यूज होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए। कौन सबमिट करता है, प्रोमोटर। किसके पास सबमिट करता है, रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रार क्या इश्यू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर थोड़े दिनों बाद क्या इश्यू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। करेक्ट। प्रोस्पेक्टस कंटेन्स लायबिलिटी क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें 6 क्लॉज रहते हैं। नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, नेम, एड्रेस, कैपिटल, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, है ना। एमओए भी शॉर्ट में बोलते हैं और एओए भी बोलते हैं शॉर्ट। ओके, तुम्हारे सामने प्रॉपर ऑर्डर, इसको पहला नेम आएगा, फिर उसके बाद एड्रेस क्लॉज आएगा, मेमोरेंडम में नहीं किया हुआ है। उसके बाद नहीं, नेम एड्रेस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, फिर आएगा लायबिलिटी क्लॉज, फिर आएगा कैपिटल क्लॉज और आखिर में रहेगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो पहला एक्चुअली लॉजिक है, 6 क्लॉज है ना मेमोरेंडम में। पहला क्लॉज नेम क्लॉज है, आखिरी क्लॉज सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, बीच में ऑब्जेक्ट क्लॉज। सीक्वेंस एक्चुअली बीच में मतलब नंबर तीसरे पे। नेक्स्ट केस शुरू करें। The articles of company stated that while borrowing any money from outsiders, the document must have the signatures of the managing director and any one of the director. The articles of association clearly stated the procedure to be followed while borrowing money. The managing director did not follow all the procedures but still borrowed money from Mr. X. Mr. X assumed that MD has followed the required procedure. Can the MD be held punishable for this act? पहली बात तो जो मिस्टर एक्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, मिस्टर एक्स ने एज्यूम किया कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने सब प्रोसीजर्स फॉलो किए, तो मिस्टर एक्स की कोई गलती नहीं है इसमें, बराबर है। नाउ एमडी, एमडी क्यों पनिशेबल रहेगा, क्योंकि एमडी की जवाबदारी है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को क्रॉस ना करे। मेमोरेंडम को क्रॉस किया तो अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स को क्रॉस किया और शेयर होल्डर्स ने हाँ बोला तो लीगली बाइंडिंग होगा। लेकिन जब मिस्टर एक्स ने कर्जा दिया तो उसने एज्यूम किया कि सारे प्रोसीजर्स एमडी ने फॉलो किए होंगे। तो क्वेश्चन ये है, विल मिस्टर एक्स सफर इन एनी वे, द आंसर इज नो, क्योंकि एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है जिसमें जब एक्स ने कर्जा दिया तो एक्स ने एज्यूम किया कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो किए होंगे, तो एक्स की कोई गलती नहीं है इसमें। गलती किसकी है, मैनेजिंग डायरेक्टर को। यस, ही विल बी हेल्ड पनिशेबल फॉर हिज एक्ट। अंडर व्हिच डॉक्ट्रिन कैन मिस्टर एक्स टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, अभी तो बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और एक और है अल्ट्रा वायरस, क्योंकि क्या हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के तहत एक्स ने एज्यूम किया कि सारा प्रोसीजर बराबर फॉलो किया होगा, किसने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर ने नहीं फॉलो किया। अब वो वाली बात है, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा, कुछ गलती हो गई तो एप्लीकेशन ही गया नहीं, तो एक्चुअली गलती नेट से हुई थी। तो यदि यूनिवर्सिटी से हुई होती कि वहां पे कुछ पेपर गुम गए होते तो यूनिवर्सिटी को रिप्लेस करना चाहिए था, बराबर है। लेकिन यदि नेट की गलती है तो वो स्टूडेंट की गलती मानी जाएगी। यदि सेंड आ गया, एसएमएस आ गया कि रिसीव्ड, और यूनिवर्सिटी फिर जवाबदार माना जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी को मिला ही नहीं है तो जवाबदार कौन माना जाएगा, स्टूडेंट। तो एक्स ने कर्जा दिया, लेकिन जो भी सिग्नेचर्स है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और जो प्रोसीजर्स है वो इंटरनल प्रोसीजर्स है, वो एज्यूम करते हैं कि बराबर फॉलो किया होगा। नहीं फॉलो किया होगा तो डायरेक्टर जवाबदार है, और मिस्टर एक्स कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो बोलता है कि कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स जो है वो कंपनी ने फॉलो किए होंगे लोन किए, जिसमें से मीटिंग लेना, सिग्नेचर्स होना, ये सब एज्यूम्ड है, फॉलो किया होगा। ठीक है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन, सिंपल सा है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि जब तुम डील करते हो कंपनी से, जैसे तुमने जब फॉर्म भरा कॉलेज में, तो कॉलेज ये फॉर्म कहाँ फॉरवर्ड करेगा, यूनिवर्सिटी को या बोर्ड को, बराबर है।
तुम जब सबमिट करते हो तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ने सारे प्रोसीजर बराबर किए होंगे। एग्जाम्पल, तुम लाइसेंस निकालने के लिए एग्जाम देते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तुमको 10 से 15 दिन बाद घर पे लाइसेंस आ जाता है, लेकिन वो 10 से 15 दिन आरटीओ के इंटरनल प्रोसेस होते हैं। तुम एज्यूम करोगे कि वो इंटरनल प्रोसेस बराबर हो रहे होंगे जिसके दम पर तुमको लाइसेंस आता है। लाइसेंस में कुछ नाम गलत आया तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे फॉर्म में बराबर लिखा था, वो टाइप करने वाले की गलती। आया समझ में? सो लाइसेंस तुम्हारा अप्लाई करने का और लाइसेंस मिलने के बीच का जो आरटीओ का प्रोसीजर है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि वंस तुमने तुमने व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया, तुम एज्यूम करोगे वाया इंटरनेट को बराबर जाएगा, सेंड तो हो चुका है, अब व्हाट्सएप में फॉल्ट होगा तो नहीं मिलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? वहां पे कुछ तो गड़बड़ी होगा, वायरस होगा, तो हो सकता है उनके साइड से कुछ ग्लिच हो, तुम्हारा तो तुमने काम कर दिया है। नेक्स्ट, मिस्टर ए, दूसरा केस है, मिस्टर ए entered into a contract with Star Limited Company and as advance payment gave a check of rupees 1 lakh to a director. Mr. Sam is not the managing director. Articles state that only MD is authorized to sign any contract or receive any payments or on behalf of the check. Did Mr. Sam have the authority to accept the check? Why? So केस क्या है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया स्टार लिमिटेड के साथ और चेक दिया 1 लाख डायरेक्टर को। मिस्टर सैम इज नॉट द एमडी. Article said that only MD is authorized to sign any contract or receive any payment on behalf of the company. So क्या बोलता है आर्टिकल्स, क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन साइन करेगा? एमडी. पेमेंट्स कौन रिसीव करेगा? एमडी. तो ये सैम कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। अभी इन लोगों ने आर्टिकल का दायरा क्रॉस कर दिया, बराबर है? तो सिंस ये दायरा क्रॉस कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है बाय मिस्टर ए। बट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि स्टार लिमिटेड कंपनी का एमडी ने आर्टिकल फॉलो करके चेक रिसीव किया होगा, तो इसलिए मिस्टर सैम के पास अथॉरिटी नहीं है पेमेंट की, मिस्टर ए की गलती नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे भी लागू होता है। इट्स लाइक दिस, तुम जब कॉलेज का फीस भरते हो, ठीक है, जो काउंटर में प्यून बैठा है, प्यून फीस नहीं ले सकता, कैशियर ले सकता है ना, बट प्यून बैठा है, तुमको लगेगा कि कॉलेज ने बराबर प्यून को अपॉइंट किया तो तुम प्यून को फीस दोगे, वो रिसीट देगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी गलती नहीं है, गलती क्या किसकी हुई है? कॉलेज की। प्यून ऑथराइज नहीं है लेकिन फिर भी बैठा है, तो जवाबदार कौन माना जाएगा? कॉलेज। तुम जवाबदार नहीं माने जाओगे। कैन मिस्टर सैम्स एक्शन बी कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस? वाई? सीधी बात है, मिस्टर सैम्स का एक्शन अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि जब आर्टिकल ने क्लियर लिखा है कि सिग्नेचर कौन करेगा? एमडी। कॉन्ट्रैक्ट चेक कौन लेगा? एमडी। तो मिस्टर सैम ने आर्टिकल्स को मुद्दे में रखते हुए ये चेक नहीं स्वीकारना चाहिए, या तो फिर आर्टिकल्स में बदलाव करो कि एनी ऑफिसर कैन रिसीव द चेक, तो फिर लीगली वैलिड हो जाएगा। आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ है, फिलहाल ये ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। Can the company with immediate effect start producing TV? नया केस, the object clause of memorandum of company stated the main object as manufacturing of plastic chairs and tables and any other activity in furtherance of achievement of its main activity, जो कि other objects होगा। The board of directors wants to now also produce TV serials and feels the shareholders may give their permission. Can the company with immediate effect start producing TV serials? Absolutely no. जब तक शेयर होल्डर्स इसको अप्रूवल नहीं देते, अप्रूवल देने के बाद भी नहीं, पहले बोर्ड मीटिंग होगा ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलने का, उसके बाद शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा, 75% लोग हाँ बोलेंगे, उसके बाद तुम रजिस्ट्रार के पास जाओगे, नया मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन हुआ है, जिसको ऑल्टर्ड बोलते हैं ना, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम सबमिट करोगे, प्रिस्क्राइब्ड फीस करोगे, रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, उसके बाद तुम टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस कर पाओगे। इमीडिएटली एब्सोल्युटली नो। हाउ कैन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी बी ऑल्टर्ड? मैंने बताया था, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे, उसमें डिसीजन लेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना है, उसके बाद वो जाएगा इसके पास, किसके पास? शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाया जाएगा, उसमें 75% लोग वोट करेंगे और उसके बाद 30 डेज के अंदर ये स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के पास फाइल होगा,
कि जो डिसीजन लिया, फिर ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट किया जाएगा विद डिस्पैच फीस, उसके बाद ही तुम कर पाओगे। आया समझ में? ऑब्जेक्ट क्लॉज प्रोसीजर ये है, पहला बोर्ड मीटिंग, फिर शेयर होल्डर्स मीटिंग, फिर ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करना है रजिस्ट्रार के पास, ये सब प्रोसीजर के बाद ही ऑल्टरेशन। कितना? 75% ऑफ वोटिंग। Which clause of memorandum needs to be altered? ये नया क्वेश्चन है। A public limited company has issued all the shares mentioned in its memorandum. Now the company wants to make a public issue of 10,000 shares of 100 each to raise more funds with its expansion of activities. Which clause of memorandum needs to be altered? पहले तो समझो, supposedly कंपनी का शेयर कैपिटल था 10, ऑथराइज कैपिटल था 10 लाख, ठीक है। उन्होंने बाजार में 10 लाख लाया, लोगों ने 10 लाख दिया, तो ये एग्री, तुम्हारा फोन का मेमोरी फुल हो गया है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? नया कार्ड डालना पड़ेगा, तो उनको वापस से मीटिंग बुलाना पड़ेगा। मीटिंग बुलाने से शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम ऑथराइज कैपिटल और 10,000 इंटू 100, मतलब कितना? 10,000 इंटू 100 होगा 10 लाख रुपए से बढ़ाना चाहते हैं। कैपिटल लॉस को ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं? लेकिन एक अच्छी बात है, ये 100 शेयर 51% वोटिंग से पास हो जाएगा, ठीक है। पहले डायरेक्टर्स मीटिंग होगा, वो लोग डिसाइड करेंगे कि शेयर कैपिटल बढ़ाना है, फिर शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा, वहां पे 51%, 75 नहीं, आर्टिकल्स को बदलने के लिए 75 लगता है, मेमोरेंडम में भी काफी जगह 75% वोटिंग लगता है, लेकिन शेयर कैपिटल बढ़ाना है तो कंपनी की प्रोग्रेस हो रही ना, प्रोग्रेस हो रहा है ना, बढ़ रहा है कंपनी, तो सिर्फ 51% वोट्स के तहत कंपनी कैपिटल लॉस को बढ़ा देगी। उसके बाद नया मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा। 10 लाख पहले था, अभी 10 लाख, ऑथराइज कैपिटल कितना हो जाएगा कंपनी का? 20 लाख हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? पहले ऑथराइज कैपिटल कितना था? 10 लाख, कंपनी ने 10 लाख शेयर बाजार से ऑलरेडी ले लिया है, तो ऑथराइज कैपिटल पहले बढ़ाना पड़ेगा 10 लाख रुपए से। अच्छा, नया 10 लाख जो बढ़ाया उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी भरना पड़ेगा। उसके बाद 20 लाख जैसे ही हुआ मेमोरेंडम में, फिर बाजार में 10 लाख ला सकती है। लेकिन कौन सा क्लॉज मेमोरेंडम का बदलाव करना पड़ेगा? कैपिटल लॉस। इन विच द मीटिंग द ऑल्टरेशन कैन बी अप्रूव्ड? इन दी जनरल मीटिंग, या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या तो एनुअल जनरल मीटिंग, पर ज्यादातर कौन सा मीटिंग में होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको शॉर्ट में एजीएम बोलते हैं। ये मेरे मीटिंग चैप्टर में मैं डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से मीटिंग होते हैं, एजीएम, ईजीएम, बोर्ड मीटिंग, क्लास मीटिंग, डिबेंचर मीटिंग, मीटिंग ऑफ ट्रेडर्स। बड़ा धार्मिक और बढ़िया चैप्टर है, वो तभी देखेंगे। Which document should the company issue to invite the public to buy shares? कौन सा डॉक्यूमेंट इनवाइट करेगी? प्रोस्पेक्टस, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा केस, a company stated in its prospectus that it has been making profit since last 5 years. However, Mr. X, an investor, found out that 2 years back the company had not made any profit. The profit was filed with ROC on 1st January and it was to be issued on 10th February. Can Mr. X state that there was misstatement in the prospectus? मिसस्टेटमेंट, कुछ गलती हुई है, बताना पड़ेगा। इनफैक्ट मिस्टर एक्स इंजंक्शन ला सकता है कि गलत है, रोका जा सकता है कंपनी को शेयर से, पब्लिक से पैसा लेने के लिए, ठीक है ना, ये मिसस्टेटमेंट माना जाएगा। इफ फाउंड गिल्टी, व्हिच टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी विल द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स फेस? एक तो सिविल लायबिलिटी, और जानबूझकर प्रूव हो गया तो क्रिमिनल लायबिलिटी भी लागू होगा कंपनी पर, बैंड बच जाएगा कंपनी का। सिविल लायबिलिटी में तो बच जाएंगे, ठीक है, फाइन भर के, मैक्सिमम फाइन 3 लाख रुपए भरना पड़ेगा, लेकिन क्रिमिनल हुई तो प्रमोटर्स को जेल तक हो सकती है। हाँ, समझ में? तो बैंड बच जाएगी। इसलिए प्रोस्पेक्टस में तुम पब्लिक को डॉक्यूमेंट ला रहे भाई, सोच समझ के लाओ, कुछ गलत लाया तो छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट का सिस्टम वैसा है। बहुत संभाल के प्रोस्पेक्टस, क्योंकि कॉलेज ने कुछ छाप दिया, स्कॉलरशिप ऐसे, और बाद में नहीं दिया तो केस हो सकता है ना, इसलिए कॉलेज बहुत संभाल के प्रोस्पेक्टस छापती है। Can the prospectus be valid for issue on public on 10th February 2018? Since there is a misstatement, prospectus valid होगा ही नहीं। गलत इंफॉर्मेशन छापा तो कैसे वैलिड हो सकता है? उसको करेक्ट करो, उसके बाद पब्लिक में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट केस, अ कंपनी प्लान्स टू ऑफर राइट्स इश्यू। राइट्स इश्यू क्या है? जो कंपनी ने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं, सपोजली तुम लोग 20 जनों ने मुझे शेयर्स का पैसा दिया, लाख रुपया, 2 साल बाद मुझे और 50,000 की जरूरत है, मैं तुम लोग को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दूंगा, उसको राइट्स इश्यू बोलते हैं। आया समझ में? विच डॉक्यूमेंट मस्ट इट सेंड टू द शेयर होल्डर्स बाय ऑफरिंग द राइट्स इश्यू? तो मैं तुमको एक ईमेल करूंगा, ठीक है, और उस ईमेल को बोलेंगे लेटर ऑफ ऑफर।
मैं लेटर ऑफ ऑफर में क्या बोलूंगा, क्या तुम 50,000 रुपए के फर्दर और शेयर्स खरीदना चाहते हो? अच्छा, इसमें एक और खासियत है, तुम नहीं खरीदोगे, तुम अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं और कभी भी राइट शेयर खरीदने का, क्योंकि सस्ते में रहती है। मुझे याद है रिलायंस ने 2-3 साल पहले लाया था, मार्केट प्राइस शायद 1200 था, उन्होंने 1000 या 1100 रुपए डिस्काउंट में दिया था। टाटा स्टील का एक समय दाम 600 रुपया था मार्केट प्राइस शेयर बाजार में, उन्होंने 300 रुपए में राइट्स इश्यू दिए। तो राइट्स इश्यू आता है तो जरूर खरीदने का, सस्ते में कंपनी ऑफर करती है। Instead of rights issue, if the company wants to issue shares to the public, which document must it issue for inviting the shares to the public? Prospectus लाना पड़ेगा कंपनी पब्लिक के लिए। और लास्ट का, नेम द डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी जो सुलाबिनी एड्स या लाने वाला है ना नवंबर में, वो होगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, सो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव्स खत्म होता है।